शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से इस बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ही शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, शायद अभी तक जुड़ी नहीं है हमारे साथ में। लेकिन अरविंद वाजपेयी, आज एनडीए की तरफ से अब पूरी जिम्मेदारी आप पर है कि महिमा सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ में। चलिए महिमा सिंह जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी सुप्रीम कोर्ट पर। 3 वाकये मेरे सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहला तो दिख रहा है कि रमेश चेन्निथला केरल हाईकोर्ट के एक जजमेंट के पर टिप्पणी कर रहे थे कि उसके वजह से रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2022 में, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा था कि डिसअपॉइंटमेंट है। जो महाराष्ट्र में जो सत्ता बदल किया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं मिल पा रही थी, उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के दौरान आरती में शामिल हुए थे, उसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, और आज यही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कुल मिलाकर जब भी सूट होता है तब सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पर सवाल उठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, निशिकांत दुबे जो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी कह रही है कि हमारा उससे लेना देना नहीं है। क्या आपको सही लगता है महिमा सिंह? जय हिंद। साहिल, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और मैं आपके उदाहरणों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। जैसे कि आपने अभी अंतिम कड़ी में जब बोला कि मुख्य न्यायाधीश के घर पर प्रधानमंत्री का जाना जो है वो सही था या नहीं, या कांग्रेस ने उसके बारे में क्या कहा। देखिए, एक तरफ है न्यायालय पर और उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर टिप्पणी करना, और दूसरी तरफ है किसी व्यक्ति विशेष के किसी विशेष प्रकरण पर कोई टिप्पणी करना। तो जहां बात थी सीजेआई, उस समय के सीजेआई जो थे जस्टिस चंद्रचूड़, उनके घर पे प्रधानमंत्री मोदी के आने की, तो जाहिर सी बात है उसमें दो दो डॉक्ट्राइन फेल कर रहे थे उस समय पर। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आखिरी बार भी जब आपकी चर्चा पर थी, आपकी चर्चा पर दूसरे पैनलिस्ट अधिवक्ता महोदय और आज भी हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं उनकी उस बात पर भी टिप्पणी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि नियोक्ता के ऊपर हम बात कर सकते हैं क्या। तो वो जो नियोक्ता वाली बात थी उसमें तो बहुत सारी फिर और बातें आ जाती हैं, और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये इस बात का उत्तर देता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब एक दूसरे को चेक करते हैं। और अभी आपने जो बात पूछी, ये जो कल मामला हुआ है, ये क्या है असल में साहिल? आप ये देखिए ना कि एक सांसद है भाजपा के। आज भाजपा बड़ी सहूलियत से कह रही है कि हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने कहा क्या, जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध हो रहे हैं देश में सर्वोच्च न्यायालय की वजह से। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्वीकृति की, हम स्वागत करते हैं उनकी स्वीकृति का, कि देश में बहुत सारे गृह युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या और कहीं पर हो। ये स्वीकार तो किया भाजपा के एक सांसद ने। अब दूसरी बात ये है कि ये जो अगर मान लिया जाए कि गृह युद्ध चल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री। तो फिर उन दोनों से इस्तीफा तुरंत मांग लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा भाजपा की मर्जी के बिना कहा है, तो इसका मतलब ये कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, इन सब का नियंत्रण अपनी पार्टी से और उसमें मौजूदा लोगों के ऊपर से हट चुका है, उठ चुका है। तो इसलिए ऐसे में ना उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाता है, उनसे सहूलियत से ये तो कह दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा, पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कि मैं दिल से कभी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, जब गॉडसे के ऊपर टिप्पणी की थी, जब गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी या माल्यार्पण किए थे। लेकिन आज आप देखिए वही बात हो रही है, सहूलियत से अपने आप को दूरी तो बना ली है, लेकिन ये जो गृह युद्ध देश के अंदर हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार सहूलियत जो से दूरी बनाई है। एडवोकेट अरविंद वाजपेयी, एनडीए अब कह रही है कि हमारा निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर निशिकांत दुबे जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे थे कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर कई टिप्पणी आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह हो रहा है। लेकिन यह स्पेसिफिक टिप्पणी किस तरीके से देखते हैं? ये तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश की तरफ से तो नहीं देखना चाहिए एडवोकेट अरविंद वाजपेयी? देखिए, निशिकांत दुबे का जो बयान है उसको व्यक्तिगत बयान लेना चाहिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ सकते हैं।
वो सुप्रीम कोर्ट जानेगा, एजी साहब उसको परमिशन देंगे, कंटेम्प्ट चलेगी नहीं चलेगी वो एक जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो कहा है कि किसी भी फाइल को या किसी भी कार्य है जो राज्य के और राष्ट्रपति अपने यहाँ 3 महीने से ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते, चाहे किसी भी कार्य प्रणाली का हो। उनको उस पर जो भी रिजेक्ट करना हो रिजेक्ट, एक्सेप्ट करना होगा। राज्यपाल के लिए भी ऐसा ही बोला गया। तो इसको लेकर निशिकांत दुबे ने बोला है कि राष्ट्रपति को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करती हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये सारे जुडिशरी का मामला है, ये कानून का मामला है और संविधान का मामला है, दोनों अलग अलग हैं। तो सब किसी को मसला, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है, जो बड़ा मामला है, जो पूरे भारतवर्ष में मैसेज गया है, क्या संविधान में टकराव की स्थिति लिखी हुई है? नंबर 1, क्या संविधान में बाउंड्रीज नहीं खींची हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में? क्या ये इंक्रोचमेंट का मामला है या ओवर रीचिंग का मामला है? ये तो देखो बहस का मुद्दा हो सकता है ना। ये जो जजमेंट आई है जिसमें राष्ट्रपति को एक तरीके से डायरेक्शन दी गई है कि आप 3 महीने में डिसाइड करेंगे, नहीं तो डीमिंग क्लॉज माना जाएगा। क्या इस तरह की व्यवस्था है संविधान में? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से आगे निकल के जो विधायिका का जुरिस्डिक्शन है, क्या उसका इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है? अच्छा, मानिए अगर कल को पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ये कहें कि भाई कल कोर्ट नंबर 1 में जितने केस लगे हैं वो हमारे पास लाइए, मैं डिसाइड करूंगा, तो क्या ये जायज बात होगी? देखिए, संविधान का इंटरप्रिटेशन तो करना पड़ेगा। संविधान में शक्तियों का कहां बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन है उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसके बावजूद अगर 2 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस तरह की गाइडलाइन बनाई या डायरेक्शन दी, तो उसके बाद 3 जजेस हैं, 5 जजेस हैं, 9 जजेस हैं, 12 जजेस हैं। देखिए, पर प्रेसिडेंट इसमें लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं बकायदा, और उसके ब्याह पे एजी साहब उसकी पिटीशन, रिव्यू पिटीशन तो ऑलरेडी फाइल हो गई है। दिस क्वेश्चन कैन बी सेंट टू द लार्जर बेंच ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल फुल बेंच, कि भाई इस मामले को आप डिसाइड, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के मामलों में भी हस्तक्षेप करेगा, जिनको कि हर तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहस छिड़ेगी और ये तरीके से ठीक भी नहीं होगा। बहुत बड़ा देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सीमाओं में रहना पड़ेगा तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। तीसरा सवाल ये है कि एक पक्ष तो प्रदर्शन कर सकता है, सीमाओं में रहना पड़ेगा, और सभी को जो जितने पिलर्स है ना, सभी को अपनी अपनी सीमा लांघेंगे तो चेक एंड बैलेंस की थियरी पर कहीं ना कहीं चोट तो जरूर लगेगी। बहस क्यों शुरू हुई है, जरा हम कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। अरविंद वाजपेयी जी, आपने बहुत सही मुद्दा छेड़ा है यहां पर कि क्या सचमुच में इस तरीके से डायरेक्टिव दिया जा सकता है क्या? क्योंकि आर्टिकल 201 में जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार है उसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद एक पीपल्स विल होता है, यानी पार्लियामेंट या विधानसभा अगर कोई कानून पास करती है तो उसको पीपल्स विल मान लेना चाहिए। आज की स्थिति में कहां पर कितने बिल अटके हैं जरा हम लोगों को दिखा देते हैं, और कितने साल से अटके हुए हैं, ताकि ये बहस थोड़ी और सही तरीके से चले, ऐसा मुझे लगता है। जरा एक बार ग्राफिक्स के तौर पर दिखा देते हैं कि कहां पर कितने बिल अटके हुए हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्य है यहां पर जहां पर बिल अटके हुए हैं। केरल में एलडीएफ की सरकार है, 7 विधेयक आज की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अटके हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 17 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, 18 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, हाल की अभी वहां पर चुनाव हुए थे, 2 विधेयक वहां पर अटके हुए हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर 3 विधेयक अटके हुए हैं। अब ये पीपल्स विल को चुनौती देने की कोशिश तो नहीं है कि 201 में लिखा है कि भाई हम कितना भी समय ले सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं रखी है, इसके लिए बस 10-10 साल तक वहां पर लटके रहो। अब देखिए, ये वाले मामले में क्या हुआ था तमिलनाडु में, कितने साल से ये बिल वहां पर अटके हुए थे, वो भी जरा हम आप एक बार बता देते हैं लोगों को कि जय हिंद दोस्तों, इस डिबेट को आज तक स्टूडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। साहिल जोशी जी हैं एंकर, आए हुए लोग हैं महिमा सिंह, अरविंद वाजपेयी, तौसीफ अहमद खान, अमिताभ सिन्हा, रशीद किदवई, संगीत रागी, ये सारे लोग आए हुए थे। और कानून को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, सीजेआई को लेकर बातें चल रही है। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
तो आपको कैसा लगा डिबेट कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।